नमस्ते। भारत की राजनीति में ना आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, वोट चोरी। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा बड़ा विवाद है जिसने हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया की जड़ों पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही अजीब से सवाल के साथ। सोचिए, एक ब्राजीलियाई मॉडल की फोटो भारत के वोटर लिस्ट में एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 22 बार अलग अलग महिलाओं के नाम पर कैसे आ सकती है। मतलब ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, यकीन मानिए इस पूरे विवाद को समझने के लिए ये उतना ही जरूरी है। ओके, तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गंभीर आरोपों की जो विपक्ष ने लगाए हैं और जिनसे असल में ये सारा विवाद शुरू हुआ। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वोट चोरी है क्या। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कुछ 150 वोटों की गिनती में गड़बड़ हो गई। नहीं, ये आरोप बहुत बड़ा है। ये आरोप है एक पूरी तरह से प्लान की गई सिस्टमैटिक धोखाधड़ी का, जिसका मकसद सीधे सीधे चुनाव के नतीजों को ही बदल देना है। और इस पूरे विवाद के सेंटर में है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ये बयान। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा, अब इतने बड़े आरोप से ही हम समझ सकते हैं कि ये मामला कितना ज्यादा राजनीतिक और गंभीर हो चुका है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाले हैं। विपक्ष का दावा है कि सिर्फ हरियाणा में 25 लाख वोट, जी हां 25 लाख वोट, या तो फर्जी थे या उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर का वोट शक के घेरे में है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। और तो और ये भी दावा किया गया कि बिहार में करीब 89 लाख शिकायतों को चुनाव आयोग ने सुना ही नहीं, खारिज कर दिया। और बात सिर्फ इन बड़े बड़े नंबरों तक ही नहीं रुकी। कुछ ऐसे दावे भी सामने आए जो सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, जैसे हजारों डुप्लीकेट वोटर्स जिनके पास एक नहीं कई कई आईडी कार्ड हैं, या फिर उत्तर प्रदेश का एक सरपंच जिसका नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में भी है। और ये देखिए, एक ही पते पर कहीं 80 तो कहीं 501 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सबसे अजीब दावा तो ये था कि हजारों वोटर्स को गायब करने के लिए, मतलब उनको ट्रेस ही ना किया जा सके, इसके लिए मकान नंबर 0 का इस्तेमाल हुआ। तो ये तो थे सारे आरोप, लेकिन जब इन दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए पड़ताल हुई तो कहानी में एक बिल्कुल नया ट्विस्ट आ गया। सबसे ज्यादा सनसनी फैलाने वाला दावा था एक घर में 501 वोटर। सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि वो पता किसी एक घर का था ही नहीं। वो असल में एक बहुत बड़े प्लॉट का पता था, जिसपे 200 से ज्यादा घर और 3 स्कूल बने हुए थे। और उन सभी का पता एक ही पुराना मकान नंबर चला आ रहा था। अब ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एक बहुत बड़े पॉलिटिकल आरोप की वजह बन सकती है। और अब वापस चलते हैं हमारे उस पहले सवाल पर, उस ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का क्या हुआ? उसकी कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार है। ये खुद वही ब्राजीलियाई महिला लैरिसा हैं जिनकी फोटो का इस्तेमाल हुआ था। जरा सोचिए, जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी एक पुरानी फोटो भारत में चुनावों को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रही है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से अपनी हैरानी जताई। तो हुआ दरअसल ये था, लैरिसा की ये फोटो 2017 की एक स्टॉक फोटो थी। मतलब ऐसी फोटो जो इंटरनेट पर फ्री में मौजूद होती है। अब हुआ ये कि वोटर लिस्ट बनाते समय किसी ने डेटा एंट्री में गलती कर दी और ये फोटो 22 असली महिला वोटरों के नाम के आगे चिपक गई। और सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव के दिन उन सभी असली महिलाओं ने वोट डाला बिना किसी दिक्कत के, अपने दूसरे आईडी जैसे आधार कार्ड दिखाकर। अच्छा, तो इन सारे आरोपों और फिर इन खुलासों के बीच चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से भी जवाब आए। चलिए अब देखते हैं कि उनका क्या कहना था। आइए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ है विपक्ष के आरोप और दूसरी तरफ है जवाब। तो पहला आरोप, बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक धोखाधड़ी का। चुनाव आयोग का जवाब कि ये दावे बेबुनियाद हैं, अगर दम है तो सबूत लाइए। और बीजेपी ने इसे चुनावी हार छिपाने की एक राजनीतिक कोशिश बताया। फिर ब्राजीलियाई मॉडल वाली फोटो पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये क्लेरिकल एरर था, मतलब डेटा एंट्री की गलती। और बिहार की उन 89 लाख शिकायतों पर आयोग का कहना था कि वो सही फॉर्मेट में जमा ही नहीं की गई थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में बहुत ही सख्त रवैया अपनाया।
उन्होंने विपक्ष को एक तरह से खुली चुनौती दे दी कि या तो आप अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक एफिडेविट मतलब शपथ पत्र के साथ कानूनी सबूत लेकर आइए या फिर सबके सामने माफी मांगिए। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ कुछ आरोपों और उनके जवाबों का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर, हमारे सिस्टम पर भरोसे का एक बहुत गहरा और बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस पूरे तूफान के सेंटर में है भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई। ये कोई मामूली सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसके कंधों पर भारत जैसे विशाल देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। हमारी संविधान ने ईसीआई को एक ऑटोनमस बॉडी बनाया है, मतलब एक ऐसी संस्था जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के आज़ादी से काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी ताकत को पूर्ण शक्तियों का भंडार तक कहा है। आसान भाषा में कहें तो संविधान ने ईसीआई को चुनाव निष्पक्ष हों ये पक्का करने के लिए लगभग अनलिमिटेड पावर दी है, और इसीलिए जब इसकी साख पर कोई सवाल उठता है तो वो बहुत गंभीर बात हो जाती है। और देखिए, इस विवाद को हमें एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। पिछले कुछ सालों में वीडैम और फ्रीडम हाउस जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं ने भारत की डेमोक्रेटिक रैंकिंग को गिराया है। फिर 2023 में एक नया कानून आया जिसने चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का तरीका ही बदल दिया। इस नए कानून में सिलेक्शन पैनल से भारत के चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया, जिसे लेकर बहुत से लोगों का मानना है कि इससे ईसीआई की आज़ादी पर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जड़ में दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है बड़े पैमाने पर जानबूझकर की गई चुनावी धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की, और दूसरी कहानी है कि ये सब सिर्फ क्लेरिकल गलतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है और डेटा मैनेजमेंट की नाकामी का नतीजा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर वो अटूट विश्वास, वो भरोसा कैसे बनाया जाए और कैसे उसे कायम रखा जाए, क्योंकि चाहे आरोप सच हों या ये सिर्फ कुछ प्रशासनिक गलतियां हों, आखिर में इसी भरोसे को बनाए रखना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है।